नमस्कार दोस्तों, इंफ्राजोन में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम स्मॉलर स्टेट्स की बात करेंगे। दोस्तों, भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन है, लेकिन भारत के सामने परिस्थितियां बहुत ही अलग हैं। भारत चारों ओर से दुश्मन राष्ट्रों से घिरा है। इसमें चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश मुख्य रूप से भारत के लिए समस्या है। भारत में इलीगल इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेश से और LOC, LAC यहाँ पर घुसपैठ की कोशिशें हरदम चलती रहती हैं। भारत में स्मॉलर स्टेट्स की मांग के क्या कारण है? पहला है स्टेट इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना। छत्तीसगढ़ और झारखंड जब ये अलग हुई तो इनका जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस था ये अपने पहले वाले स्टेट से ज़्यादा बेहतर था। इसके अलावा लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी, इसके लिए भी स्टेट की डिमांड रहती है। वहीं यहाँ पर पावर का डिवीजन, इसके लिए भी छोटे स्टेट की डिमांड रहती है। वहीं बेटर गवर्नेंस और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी डिमांड रहती है। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर कुछ जनजाति समूह रहते हैं और उनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, खुद की सरकार चलाने के लिए वो छोटे स्टेट की डिमांड रखते हैं। उदाहरण के तौर पर ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए एक स्पेसिफिक छत्तीसगढ़ स्टेट की डिमांड की गई थी। वहाँ पर अभी भी ट्राइबल पॉपुलेशन जो जनरल पॉपुलेशन उससे ज़्यादा नहीं है, फिर भी ऐसी डिमांड की जाती है स्मॉलर स्टेट्स के लिए। बेटर गवर्नमेंट भी एक मुख्य कारण है। लेकिन यहाँ पर कई सारे मिथ हैं जिसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। बड़े स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु छोटे स्टेट्स के मुकाबले बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कर पाते हैं। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर बेटर गवर्नेंस वाला मिथ ब्रेक हो जाता है। बड़े स्टेट भी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी अच्छा गवर्नेंस दे सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, तो यहाँ पर बहुत सारे मत हैं और सबके मत अलग अलग होते हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद इन्होंने अपने पहले वाले स्टेट्स के मुकाबले अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाया है। लेकिन जब हम एक एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो इन्होंने बहुत अच्छा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं हासिल की है। आज के समय में अगर आप मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश बहुत ही तेज़ी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। और जब हम मेजर स्टेट की बात करते हैं जिसका एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता है, एक बड़ी इकोनॉमिक सप्लाई चेन होती है, तो उसके लिए बड़े स्टेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि बड़े स्टेट के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। और जब स्टेट के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं तो वो ज़्यादा फंड कलेक्ट कर पाता है और उसको डिफरेंट एरिया में एग्जीक्यूट कर पाता है। वो फार्मिंग के साथ साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी प्रमोट कर पाता है। स्मॉलर स्टेट्स में ये दिक्कत होती है फंड की, और इसीलिए उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर होना पड़ता है प्रोजेक्ट को सेटअप करवाने के लिए, उसके प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों बड़े स्टेट्स की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पावरफुल हो पाए और बड़े प्रोजेक्ट्स सेटअप कर पाएँ। इसके अलावा दोस्तों कुछ नेगेटिव आउटकम्स होते हैं। देश में जब स्मॉलर स्टेट्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो इसके बहुत बुरे आउटकम भारत में आ सकते हैं। तो यहाँ पर भारत को डीस्टेबलाइज करने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने भारत से 50 राज्य और एक स्कॉलर ने 75 राज्य की बात की है। इन छोटे राज्यों का मुख्य आधार लैंग्वेज, कल्चर, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और हिस्ट्री है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये आ जाती है कि इससे सब नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा प्रमोट होगा, जो कि इंडिया को डीस्टेबलाइज करने के लिए काफ़ी है। इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, भारत में विविधता हर क्षेत्र में है। भाषा, बोली, खान पान, रंग रूप, हर प्रकार का हेटेरोजेनिटी आपको देखने को मिलेगा। परंतु फिर भी दोस्तों भारत को डीस्टेबलाइज करना मुश्किल है। जब हम बात करते हैं 1950 की यूरोपियन सोसाइटी की, तो वहाँ पर हम प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और भी कई सारे संघर्ष देखते हैं, खासकर भूमि का संघर्ष देखते हैं, और वो आपस में जूझ रहे थे उस समय काल में। लेकिन उन्होंने इन सबको ख़त्म करा और एक शांतिप्रिय क्षेत्र स्थापित किया। वास्तव में एक राष्ट्र जहाँ एक कल्चर, एक भाषा और एक एथनिसिटी होती है, या वहाँ पर सब कुछ सेम होता है, वहाँ पर कुछ फैसले लेने से बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। चाहे वो इकोनॉमिकल फैसले लिए जाए, अगर कोई आर्थिक नीति आती है तो वो आर्थिक नीति बहुत अच्छा लाभ देती है और वो देश बहुत ही तेज़ी से प्रगति करते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ फैसले उस राष्ट्र को बर्बाद करने में भी भूमिका निभाती है, जिस कारण ऐसे राष्ट्र जहाँ पर होमोजीनियस सोसाइटी है, उस कंट्री को डिस्टेबलाइज करना, वहाँ पर रेजिम चेंज करना ईजी होता है एक हेटेरोजेनियस सोसाइटी के मुकाबले। वहाँ पर नकली प्रोटेस्ट खड़े हो जाते हैं, मूवमेंट फॉर्म हो जाते हैं और बहुत ही ईजिली स्टेट को डिस्टेबलाइज कर दिया जाता है। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को किस प्रकार से हटाया गया, ये एग्जाम्पल है। भारत के अंदर
एथनिसिटी, कल्चर, लैंग्वेज के हिसाब से अगर स्टेट का फॉर्मेशन किया जाए तो हर डिस्ट्रिक्ट एक स्टेट बन सकता है। आपको हर बोली में वेरिएशन देखने को मिलेगा और इस आधार पर भारत का विभाजन एक बहुत ही बुरा कदम हो सकता है। इसके अलावा डेमोग्राफिक्स, जो कि बहुत ही पावरफुल चीज़ है। जहाँ स्टेबल डेमोग्राफी नहीं है वहाँ पर राइट्स, वायलेंस। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा विषय है जिस पर कोई भी चर्चा करना नहीं चाहता, लेकिन डेमोग्राफी बहुत ही बड़ा इशू है और ये बहुत बड़ा रोल निभाती है। पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल बेनिफिट के चलते, इसके अलावा जो यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज करने वाला समूह है, ये पॉलिटिकल एफिलिएशन के साथ साथ लॉज को ब्रीच करता है, भारत में इन्फिल्ट्रेशन करता है। इसके अलावा भारत में इलीगल इमिग्रेंट इन्फिल्ट्रेशन करते हैं और यहाँ पर डेमोग्राफी को चेंज किया जाता है। इलीगल इन्फिल्ट्रेशन और स्पेसिफिक एरिया में इन्फिल्ट्रेशन, लैंड ग्रेबिंग, सेंसिटिव जोन, फॉरेस्ट एरिया, रिवर बैंक, रेलवे, यहाँ पर अनऑर्गेनाइज कॉलोनीज का फॉर्मेशन ये किया जाता है। ये भारत के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। इसके बहुत ही घातक परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे। इकोनॉमी, अक्सर लोगों का मानना है कि जो स्मॉलर स्टेट्स होते हैं ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाते हैं, लेकिन दोस्तों सच बात ये है कि जब स्टेट के पास कम भूमि होती है वहाँ पर लैंड पार्सल का इशू सामने आता है और बड़े इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप नहीं हो पाते हैं। पूरा एरिया अगर इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगा तो वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए लैंड कैसे बचा रहेगा। लैक ऑफ फंड, जैसे कि मैंने बताया, ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनता है। लैक ऑफ फंड होने के कारण यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क टाइम पे नहीं हो पाता है और स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मांगनी पड़ती है। बहुत सारे स्टेट्स होने के बाद जब स्टेट गवर्नमेंट डिमांड करेंगे फंड्स की और सेंट्रल गवर्नमेंट से लगभग सभी स्टेट्स फंड की डिमांड करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट उस फंड को फुलफिल नहीं कर पाएगा तो इससे प्रोजेक्ट में भी देरी होगी। इसके अलावा अगर पॉलिटिकल पार्टी अपने स्टेट्स को बहुत ज़्यादा फेवर करती है, जो भी फर्म यहाँ पर निवेश करेगी वो अपना बिजनेस सही से नहीं कर पाएगी। बहुत सारे स्टेट्स होने के बाद यहाँ पर हर स्टेट में नए रूल्स आएंगे, हर जगह की नई लिक्वर पॉलिसी होगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज क्राइम बॉर्डर एरियाज में होंगे, तस्करी की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जहाँ 50 से 75 राज्य होंगे, जाहिर सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी होती है जो जीत कर सत्ता में आती है, तो कहीं ना कहीं चुनाव होता रहेगा। तो पॉलिटिकल पार्टी का देश के विकास परियोजनाओं एवं देश के विकास से ज़्यादा वो अपने चुनाव पर ध्यान देगी। इस कारण जहाँ पर अभी सरकार की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है, यहाँ पर सरकार ध्यान न देकर इलेक्शन पे ध्यान देगी, जो कि भारत के लिए काफ़ी घातक सिद्ध होगा। तो यहाँ पर गवर्नेंस और डेवलपमेंट इन दोनों पर बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। सरकार इलेक्शन ओरिएंटेड हो जाएगी। पॉलिटिकल पार्टीज, पावर, कास्ट, रिलीजन, स्मॉलर स्टेट्स सडन चेंज के कारण बनेंगी, तो वहाँ पर दोस्तों ईजिली पॉलिटिकल फॉर्मेशन करना ईजी है। उदाहरण के तौर पर एक छोटे स्टेट में छोटा मुद्दा लेकर सरकार बनाई जा सकती है, इसलिए वहाँ पर अगर तगड़े प्रोटेस्ट हो गए तो सरकार गिराई भी जा सकती है। ऐसे में इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक कास्ट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उस कास्ट का किसी एक कास्ट से गठजोड़ बनाकर वहाँ पर कोई भी पार्टी पावर में आ सकती है और वो लगभग लंबे समय तक पावर में रह सकती है। तो इससे दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए ज़्यादा बेहतर तब होगा कि बड़े राज्य जाएँ जहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी ही ना हो कि 2 कास्ट या 3 कास्ट समूह जुड़कर पावर में आ सकें। उनको सभी को साथ में लाना पड़े तभी वो सत्ता में आ सकते हैं। इसीलिए दोस्तों स्मॉलर स्टेट्स बहुत बड़ा बर्डन बन सकते हैं देश के ऊपर। कंक्लूजन, दोस्तों यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है। जिस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देश के अंदर हो रही है, तो सरकार स्टेट अपने हिसाब से बना सकती है, लेकिन स्मॉलर स्टेट देश के लिए बेहतर नहीं होंगे। यहाँ पर दोस्तों जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर देश की सिक्योरिटी इंटीग्रिटी के लिए डिवीज़न करती है या यूनियन टेरिटरी बनाती है, लेकिन भारत के अन्य राज्यों का विभाजन करना इस समय ठीक नहीं है। जब भी स्मॉलर स्टेट्स की चर्चा हो तो उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस है इस पर भी चर्चा की जाए, केवल उसका एक पर्सपेक्टिव ना देखा जाए। स्मॉलर स्टेट्स के अंदर डेमोग्राफिक चेंज, कल्चरल प्रिजर्वेशन पर हमला, राइस ऑफ आइडेंटिटी, ये सारे नए चैलेंज खड़ा कर देगी। ये सारे नए चैलेंज सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने आएंगे। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर स्मॉलर स्टेट की जितनी भी डिमांड आती हैं उनको एक्नॉलेज करना जरूरी है। एक्नॉलेज इन द सेंस इस पर एक डिटेल स्टडी होनी चाहिए कि किस प्रकार ये देश के लिए घातक हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों गवर्नेंस को बेहतर करना, उसके भी कई तरीके हैं, उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में भी हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है ये कितना पुराना है। पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, इनकी संख्या भारत के अंदर बढ़ाई जानी चाहिए। इसके अलावा
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को डेडिकेटली ट्रेन करना चाहिए कि वो डेवलपमेंट रिलेटेड या फिर पॉलिसीज़ बनाएं ताकि सही से डेवलपमेंट हो पाए। ग्रेजुअल चेंज से काम हो सकता है, हमें सडन चेंज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ग्रेजुअल चेंज होना ज़रूरी है ताकि रीजन में प्रॉस्पेरिटी आए, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हमने स्मॉलर स्टेट्स जिस पर बहुत चर्चा की जाती है और उसका केवल एक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आया जाता है, उस पर दोस्तों मैंने अपना ओपिनियन रखा है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।